नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कि इन्वर्टर क्या है और इन्वर्टर की बैटरी कैसे सेलेक्ट करें और इन्वर्टर अपने घरों के लिए कैसे सेलेक्ट करें। गर्मी के सीज़न में पावर कट की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आप भी नया कोई इन्वर्टर लेना सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर आप कैसे एक अच्छा इन्वर्टर अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने घर के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टर एंड बैटरी सिलेक्शन। इन्वर्टर एंड बैटरी सिलेक्शन, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं इन्वर्टर क्या होता है। इन्वर्टर होता है जो हमें लाइट जाने पे पावर कट महसूस ना होने दे, जो हमें ये महसूस ना होने दे कि बिजली नहीं है। इन्वर्टर काम कैसे करता है? इन्वर्टर डीसी करंट को, करंट दो तरह की होती है, एक होता है डीसी और एक होता है एसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, करंट को मैं यहाँ आई से डिनोट कर देता हूँ, और ये होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये दो तरह की करंट होती है, डीसी करंट और एसी करंट। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एसी करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट। और जो बैटरी से वोल्टेज निकलती है सेल से, चाहे वो ट्यूबुलर बैटरी हो, फ्लैट प्लेट बैटरी हो, लीड एसिड बैटरी हो, आपके रेडियो में लगने वाला बैटरी हो, वो सारा बैटरी जो होता है उसमें से डीसी करंट निकलता है, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट आप लोगों ने शायद देखा होगा, कुछ इस तरीके का होता है। टाइम के साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, इंडिया के अंदर ये है। ठीक है, और डायरेक्ट करंट जो होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल ऐसे 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 चलता जाता है। ये हो गया एसी और ये हो गया डीसी। तो जो हमारा इन्वर्टर है वो हमें डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करके देता है। डीसी को जो एसी में कन्वर्ट करता है उसी को बोलते हैं हम लोग इन्वर्टर। इन्वर्टर हमारा डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करके हमें देता है। इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगी होती है, चाहे वो ट्यूबुलर बैटरी हो, चाहे वो फ्लैट प्लेट बैटरी हो, उसके अंदर से डीसी करंट निकल रहा होता है। इसी डीसी करंट को इन्वर्टर हमारा एसी करंट में कन्वर्ट करके और हमारे सारे उपकरण को चलाता है। क्योंकि हमारे घर में जो भी उपकरण लगा है बिजली का, जो भी अप्लायंसेस लगे हैं, वो सारे के सारे एसी पे काम करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पे काम करते हैं। ठीक है, तो अब इन्वर्टर सेलेक्ट कैसे करें वो समझते हैं। देखिए, इन्वर्टर मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है नॉर्मल इन्वर्टर और एक होता है आपका यूपीएस इन्वर्टर। दो चीज़, यूपीएस तो सबने सुन रखा होगा नाम, ये बेसिकली कंप्यूटर्स में लगा होता है। ये आपका नॉर्मल इन्वर्टर और यूपीएस इन्वर्टर, दोनों की जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि नॉर्मल इन्वर्टर क्या करता है कि जब आपकी लाइट जाती है, किसी भी कारण से अगर आपकी लाइट जाती है, तो वो स्टार्ट होने में लगभग 1 सेकंड का टाइम लेता है। इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो 1 सेकंड का है। ठीक है, और ये क्या है, ये कुछ टाइम नहीं लेता, लाइट जाते ही ये तुरंत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका तुरंत स्टार्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइट गई। अच्छा, ये जो आपका नॉर्मल इन्वर्टर है, इसमें भी आपको पता नहीं लगेगा कि लाइट गई। जैसे आप फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, आप बिजली का बल्ब यूज़ कर रहे हैं, इसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि 1 सेकंड के अंदर स्टार्ट हो जाता है। आप इतनी जल्दी आप समझ भी नहीं पाएंगे कि लाइट गई या नहीं गई। लेकिन ये सबसे बड़ा जो इसका डिमेरिट है वो है अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर को तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए एनी टाइम। तो उसमें क्या होता है कि अगर लाइट चली गई तो जैसे ही वो 1 सेकंड के बाद आपका इन्वर्टर स्टार्ट होगा, अगर आपने नॉर्मल वाला लगा रखा है तो उससे क्या होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं सिस्टम पे, वो सारा का सारा आपका ऑफ हो जाएगा। सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो आपने अगर कोई फाइल सेव नहीं कर रखा तो वो पूरा फाइल आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर से नया बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए लोग इन्वर्टर कंप्यूटर के साथ यूपीएस लगाते थे, अभी भी बहुत सारे लोग लगाते हैं। तो अच्छा, इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मीन्स ऐसा उपकरण, ऐसी पावर सप्लाई की डिवाइस जो कि बिजली को इंटरप्ट न होने दे, आपको कंटिन्यू पावर देता रहे। लाइट कटे तो आपको पता भी न चले, मीन्स इन द सेंस कंप्यूटर के केस में आपको पता ना चले कि लाइट चली गई। तो ये होता है यूपीएस इन्वर्टर के अंदर। यूपीएस इन्वर्टर तुरंत पावर देता है,
पावर कट पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर कंप्यूटर यूपीएस से यूज़ कर रहे हैं, यूपीएस कंप्यूटर पे अगर आप यूपीएस डिवाइस पे, यूपीएस इन्वर्टर पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, तो आपको कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आएगी। ये होता है हमारा यूपीएस इन्वर्टर। अब ये थोड़ा सस्ता होता है, ये वाला इन्वर्टर, ये थोड़ा सा महंगा होता है, हल्का थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो यही है कि ये आपको, अगर आप कंप्यूटर अपने घर में यूज़ कर रहे हैं तो आपको अलग से कंप्यूटर के साथ यूपीएस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्वर्टर ही ये काम कर देगा। ठीक है। अब जो हमारा इन्वर्टर है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर, दूसरा होता है मॉडिफाइड स्क्वायर वेव इन्वर्टर, और एक होता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। अब इस तीनों को समझते हैं, ये तीनों क्या है। जो हमारा स्क्वायर वेव होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है, और हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो इस तरीके की आती है, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये आपको ना प्रॉपर जो पावर सप्लाई है करंट की वो नहीं करवा पाता। पावर कट इसमें, जैसे कि आप यहाँ से तो ये कट होता रहता है इसमें, तो इससे होता क्या है कि आपका जो उपकरण है वो हमिंग करेगा। फ़ैन के अंदर आप देखेंगे, अगर सिंपल सी बात है, अगर आपके घर में स्क्वायर वेव लगा है या साइन वेव लगा है, ये आपको अगर पता करना हो कभी भी, तो अगर लाइट जाने के बाद इन्वर्टर पे फ़ैन अगर हमिंग करे, इसका मतलब है कि आपके यहाँ स्क्वायर वेव इन्वर्टर लगा है। इस स्क्वायर वेव में क्या होता है, इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट क्या होती है स्क्वायर वेव इन्वर्टर की, कि आपके उपकरण को चलने के लिए चाहिए 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट की सप्लाई को कंटिन्यूसली प्रोवाइड नहीं करवा पाता ये इन्वर्टर। उससे क्या होता है, कभी इसका पावर बढ़ जाता है, कभी इसका पावर घट जाता है, तो उससे आपका जो उपकरण लगा हुआ है, आपका जो अप्लायंस लगा हुआ है, वो ख़राब होने का चांसेस होता है, और वो जल्दी ख़राब होने का चांस होता है। ख़राब हो जाएगा कभी, क्योंकि उसको तो 220 वोल्ट चाहिए, आप उसको दे रहे हैं 280 मिल रहा है, कभी 260 मिल रहा है, कभी 240 मिल रहा है, कभी 180 मिल रहा है, तो इस वजह से ये सक्सेसफुल नहीं है। अब इसमें क्या किया गया, मॉडिफाइड साइन वेव, इसमें क्या किया गया कि इसको ऐसे करके, मतलब इसी इन्वर्टर में ना इस तरीके का, इसको अलग से ही बना देता हूँ इसको, जैसे कि ये साइन वेव है ना, तो मॉडिफाइड साइन वेव में क्या किया गया कि ऐसे ऐसे का इसमें बनता था, ये ऐसा बनता था, ठीक है। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये भी काम उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाता था अगर कंप्यूटर को यूज़ करें, क्योंकि उसको डायरेक्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए, फुल्ली एसी वोल्ट पे चलता है, तो उसमें ये काम नहीं कर पाता था। तो फिर बाद में आ गया हमारा प्योर साइन वेव इन्वर्टर। ये इन्वर्टर अप्रॉक्स उसी तरीके की पावर सप्लाई करता है जिस तरीके का पावर सप्लाई आपको डायरेक्ट ग्रिड से मिल रहा है। ग्रिड मीन्स जहाँ से आपके घर पे बिजली आ रही है, वहाँ से आपको 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपका जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर होता है वो बिल्कुल यही सप्लाई देता है आपको। उसमें क्या होगा कि अगर लाइट जाएगी तो जैसे फ़ैन ही है, तो फ़ैन अगर चल रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा कि लाइट आई या इन्वर्टर है, क्योंकि हमिंग नहीं करता है। तो ये टोटली ग्रिड की सप्लाई देता है, और ये इन्वर्टर लगाने से कंप्यूटर का लाइफ रहेगा, कंप्यूटर आपका अच्छे से चलेगा, सारा अप्लायंसेस आपका अच्छे से चलेगा। उसके साथ साथ जो बैटरी आपने कनेक्ट कर रखा है उसके साथ, उस बैटरी की भी लाइफ ज़्यादा होती है, क्योंकि एक कंटिन्यूस करंट वो ड्रॉ करता है ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप हमेशा अगर कभी भी लगाएं तो थोड़ा महंगा ज़रूर आता है, लेकिन इससे आपकी पूरे घर की जो है वो अप्लायंसेस की लाइफ बढ़ेगी, और आपको एक करंट कॉन्टीन्यूसली करंट मिलता रहेगा। तो प्योर साइन वेव इन्वर्टर इज़ द बेस्ट इन्वर्टर। इन्वर्टर ख़रीदने से पहले आपको ये पता करना होगा कि आपके घर में कितने वाट का लोड है। लोड कैसे पता करेंगे, जैसे इसको आप ऐसे समझिए, पावर जाने के बाद, पावर कट होने के बाद आपको कितना लोड चलाना है, कितने लोड पे आपको काम करना है। जैसे अब हमारे घर में, जैसे मान के चलते हैं, अब आपके घर में जो भी हो आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे फ़ैन है, ठीक है, तो मुझे पता है मेरे घर में अगर फ़ैन यूज़ हो रहा है तो 4 पंखे, मान लो 4 पंखे हैं, ठीक है, 4 फैन। दूसरा एलईडी बल्ब है, तो एलईडी बल्ब मेरे घर में अगर 5 यूज़ हो रहा है, ठीक है। तीसरा टीवी को ले लेते हैं, टीवी अगर 1 है, ठीक
ठीक है। चौथा, फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं, ये आपका ट्यूबलाइट ले लेते हैं, ठीक है। ट्यूबलाइट एक है। अब आपको ये पता करना होगा कि ये कितना कितना वाट कंज्यूम करता है। तो वाट कंजम्पशन का सिंपल सा फंडा है कि जो आपका फ़ैन है या कोई सा भी बिजली का अप्लायंस है, उस पर लिखा होता है कि ये कितना वाट लेता है, वो आप देख सकते हैं। तो मैं एक नॉर्मली लेके चलता हूँ कि फ़ैन जो है वो नॉर्मली 60 वाट का होता है, ठीक है। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलईडी बल्ब 9 वाट का होता है, नॉर्मली 9 वाट का होता है। टीवी अगर आपने लगा रखा है एलईडी तो लगभग वो 120 वाट लेके चलते हैं, और ट्यूबलाइट एक है तो 40 वाट का है, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 240, 45, 120 और 40, ठीक है। ये सारा वाट है, ये आपको वाट में आ जाएगा। 4 पंखे 60 वाट के, 5 एलईडी बल्ब 9 वाट का, एक टीवी 120 वाट का, एक ट्यूबलाइट 40 वाट का, ठीक है। तो अब आप इसको जब सारे को एडअप करेंगे तो हाँ, इस पे अच्छा एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ना बढ़ाने के लिए इसको मैं यहाँ पे 2 ट्यूबलाइट मान लेता हूँ, क्योंकि ना अगर एक ट्यूबलाइट मारेंगे तो वाट कम हो जाएगा, और अगर वाट कम हो जाएगा तो फिर आपको उतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि इन्वर्टर जो होता है वो लगभग 700 VA, 800 VA, 1000 VA तक का आता है। तो मैं एक ऐसा कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ जिससे कि हमारा जो वोल्टेज है वो लगभग 1000 VA के आसपास तक पहुँच जाए। तो इसलिए यहाँ पे 2 ट्यूबलाइट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, ये आपका 240, 45, 120 और 80, ये आपका होता है टोटल 485 वाट्स। मतलब पावर जाने पे जब आपके घर पे लाइट चली जाएगी तो आपको 485 वाट 485 वाट का खर्च है, जो कि आपको इन्वर्टर पे डालना है। लोड बहुत सारा, टीवी का भी लोड हो फ्रिज का भी लोड हो सकता है, लोड बहुत सारा हो सकता है, फ्रिज का भी हो सकता है, एसी का भी हो सकता है। तो उतना तो लोग इन्वर्टर पे चलाते नहीं है, नॉर्मल यही लोड चलता है। और ये मैं फुल लोड की बात कर रहा हूँ, फुल लोड एनी टाइम अगर आप डाल के रखते हैं तब की। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे 485 वाट का लोड डालना है अपने इन्वर्टर पे लाइट कटने के बाद, ठीक। अच्छा, एक इलेक्ट्रिकल की एक थ्योरी कहती है कि कभी भी एग्जैक्ट वाट लेके नहीं चलना है, क्योंकि पावर लॉस होता है। जब आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पावर लेता है। जैसे बाइक है, बाइक ही स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट गियर पे लेकर के निकलते हैं जब, तो वो थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा लेती है। तो यही चीज़ है स्टार्टिंग के टाइम में, फिर जब स्पीड हो जाता है सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर पे तो पेट्रोल कम लेती है। तो वही चीज़ है, स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ थोड़ा ज़्यादा लेती है, जिस चीज़ पे वो चलती है उसको वो थोड़ा ज़्यादा खींचती है। तो उसी वजह से जैसे कि आप फ़ैन यूज़ कर रहे हैं तो फ़ैन स्टार्टिंग में 60 वाट नहीं लेगी, हो सकता है वो 65 पे स्टार्ट हो, 70 पे स्टार्ट हो, जैसा भी उसका स्टार्टिंग होगा। तो इसीलिए एक एवरेज लेके चला जाता है कि 25%, 25% जो है वो इलेक्ट्रिकल के अंदर हम लोग सेफ्टी फैक्टर इसको बोलते हैं, सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं, ठीक है। 25% का इस पर सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं। तो मतलब 25% वाट ज़्यादा, कभी आपने सारा वाट एक ही साथ डाल दिया, कभी कुछ चेंज ही हो गया, मान लीजिए यहाँ पे अब 40 वाट का था तो अगर आप इसको 50 वाट का आपने कर दिया, 9 एलईडी बल्ब की जगह पे आपने 10 लगा दिया, तो इसलिए एक सेफ्टी फैक्टर लेके चला जाता है। तो अब इसका 25% निकालना है। 25% कैसे निकालेंगे, 485 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 25, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैंने सॉल्व कर रखा है, ये आता है 121.25, ठीक है। मतलब इस 485 वाट के साथ साथ आपको 121.25 वाट और एडअप करके चलना है, इसमें एक्स्ट्रा एडअप करके और चलना है। तो टोटल वाट कंजम्पशन कितना हो जाएगा, टोटल वाट हो जाएगा आपका 485 प्लस 121.5 इज इक्वल टू 606.25, मतलब 606.25 वाट, 606.25 वाट आपका टोटल कंजप्शन है घर का, ठीक है। इसको अप्रॉक्स मान लेते हैं, कभी मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ एक एम्प्लॉय ज़्यादा ही हो गया, तो इसको अब मैं अप्रॉक्स लेके चलता हूँ। 606.25 है ना, इसको हम नियरली इक्वल मान लेते हैं 650 के। मतलब अब 610 भी हो सकता है, 620 भी हो सकता है, लेकिन
भविष्य लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग 650 वाट मान के चलते हैं कि मुझे पावर जाने के बाद अपने घर में अपने अप्लायंस के अकॉर्डिंग सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए 650 वाट लोड का कंजम्पशन है। मींस 650 वाट लोड मुझे चाहिए इन्वर्टर पे, ठीक है। तो ये प्रोसेस से मैंने अपने घर का वाट निकाल लिया। इसको समझ गए? ठीक है। तो टोटल वाट कितना हो गया? टोटल वाट हो गया आपका 650 वाट। इसको ही लेके चलेंगे अभी, ठीक है। अब ये तो वॉट में है। अब हमको चाहिए इसका इन्वर्टर। कभी भी आप लेने जाएंगे तो इन्वर्टर कभी भी वॉट में नहीं मिलता, वो मिलता है वोल्ट एम्पियर में, V × A, वोल्ट गुना एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर में मिलता है। तो अब हमें वोल्ट एम्पियर कैसे, अब वॉट को कैसे वोल्ट एम्पियर में बदलें? हमारा घर का जो लोड होता है वो मेनली रेसिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड होता है। रेसिस्टिव लोड का मतलब होता है ऐसा लोड जो रेजिस्टेंस पे चले, जैसे हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, फिलामेंट वाला जो बल्ब होता था पहले, वो हो गया। ये होता है आपका रेसिस्टिव लोड। इंडक्टिव लोड के अंदर क्या आता है? जैसे फ़ैन हो गया, मोटर हो गया, ये सारा इंडक्टिव। जहाँ पे भी इंडक्टर जहाँ पे यूज़ हो रहा है, इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो वो करंट को तुरंत चेंज नहीं होने देता, इंडक्टर का सिंपल से यही फंडा है। तो इंडक्टिव लोड, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। कभी भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे वाट के अंदर आप देखेंगे तो VA × पावर फैक्टर। अब एक नया टर्म आ गया, पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर सिंपली आप इतना ध्यान रखिए, पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा, साइन कॉस होता है ना। इसको मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ। हालांकि इस पर एक अलग टॉपिक ही है, इसको और समझाने जाए तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन एक नॉर्मली एक चीज़ मैं बताता हूँ। AC की सप्लाई ऐसी होती है। अब AC में करंट क्या होता है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल। अब देखिए, कोई भी चीज़ जो फ्लो करता है उसको फ्लो करवाने के लिए तो कुछ चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो थोड़ी फ्लो कर जाएगा। उसको फ्लो जो करवाता है उसको बोलते हैं वोल्टेज। इसलिए कहते हैं जितना ज़्यादा वोल्टेज है उतना अच्छा काम है, मतलब उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है तो करंट हमको अच्छा मिलता जा रहा है। तो इसीलिए तो होता क्या है, कभी भी अगर आप रेजिस्टिव लोड के अंदर तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंडक्टिव लोड लेके चलेंगे तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इंडक्टर के अंदर क्या होता है, वो जल्दी करंट को चेंज नहीं होने देता। उस वजह से क्या होता है, करंट हमारा पीछे रह जाता है, वोल्टेज आगे निकल जाता है। करंट थोड़ी देर के लिए करंट पीछे रह जाता है, वोल्टेज आगे निकल जाता है। तो क्या होता है, अब ऐसा हो जाता है। ये हो गया आपका वोल्टेज, ये हो गया आपका करंट। V और I से नोट कर रहा हूँ। इसके बीच का जो डिस्टेंस है फाई लेके चलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर, कॉस फाई। कॉस कहाँ से आ गया? सिंपल सा एक है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होता है वो होता है कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो होता है साइन थीटा, और जो ढाल होता है जिसको कि ग्रेडियंट बोलते हैं वो हमारा होता है टेन थीटा। ये मैथमेटिक्स का जो ज्योमेट्री है उसके अंदर यूज़ होता है। तो अभी आपको उतना नहीं जाना, आप सिंपल ये समझिए कि दो जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो गैप है उसे, वो जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाई या थीटा, जो भी मार्क में चलना है वो होता है कॉस थीटा, ठीक है। और पावर फैक्टर कितना होना चाहिए? सबसे आइडियल पावर फैक्टर है 1। मीन्स अगर वोल्टेज और करंट चेंज ना हो तो वो सबसे अच्छा पावर फैक्टर माना जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कभी कभी हम इसको हम इसको रोकने के लिए, मतलब 1 के काफ़ी करीब पहुंचने के लिए हम कैपेसिटर्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन कैपेसिटर्स भी 100% पावर सप्लाई जल्दी नहीं दिला पाता और होता भी नहीं है। मैक्सिमम आप 9 तक पहुंच पाए, जैसे 1 है तो 0.9 तक पहुंच जाएंगे, 0.9 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो अब यहाँ के बीच में अब हम इसका निकालेंगे, तो अगर मान लीजिए ये चेंज ना करे, एक ही साथ चले, तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये एंगल 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 कॉस 0 1। इसीलिए कहते हैं 1 इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट आइडियल पावर फैक्टर, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग मेनली लेके चलते हैं अपने घर के अकॉर्डिंग 0.8, 1 नहीं लेके चलते, 0.8, मतलब 80% तक जो है वो हमको पावर फैक्टर मिलता है अपने घर के लिए।
तो आपको इतना मैंने बता दिया, लेकिन आपको सिंपली अगर कैलकुलेशन करना है तो आप कुछ नहीं, आप पावर फैक्टर की जगह पे कहीं पर भी अगर आपको पावर फैक्टर नहीं पता है, किसी भी चीज़ का अगर पावर फैक्टर, किसी भी जगह का पावर फैक्टर, किसी भी चीज़ का पावर फैक्टर आपको नहीं पता है, तो सिंपली आप 0.8 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने टेस्टेड किया हुआ है, 0.8 इज़ द आइडियल पावर फैक्टर। ठीक है, 0.8 हम यहाँ पर लेके चलते हैं। तो अब इस फॉर्मूले पर आ जाइए। वॉट कितना था? 650। ठीक है, वोल्ट एम्पियर हमें निकालना है, तभी ना इन्वर्टर VA में मिलता है, तो VA में निकालना है ना। ठीक है, इनटू पावर फैक्टर कितना है? 0.8। अब कैसे निकालेंगे VA इज इक्वल टू 650 इधर है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 0.8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 812.5, 812.5 VA। ठीक है, मतलब हमें 812.5 वोल्ट एम्पियर का इन्वर्टर लेना है, तो हमारा काम अच्छे से चल जाएगा। तो क्या 812.5 VA का इन्वर्टर लेने से काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी अप्लायंस जब चलता है तो वो पावर लॉस करता है, ट्रांसफार्मर के अंदर भी पावर लॉस होता है। तो कोई भी अप्लायंस चलेगा तो वो पावर लॉस करेगा। 100% कन्वर्जन किसी भी चीज़ का नहीं है, 100% कन्वर्जन आपको कोई भी अप्लायंसेस नहीं करके देगा। तो इन्वर्टर की भी एक एफिकेसी होती है, इन्वर्टर की भी एक एफिकेसी होती है। एफिकेसी मतलब कि कितना करंट वो बैटरी से ले रहा है और उसके अकॉर्डिंग कितना हमें करंट बना के दे रहा है, डीसी कितना खींच रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो कितना हमें एसी बना के दे रहा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एफिकेसी। जो अच्छा इन्वर्टर होता है, अब हमें ये देखना है कि एफिकेसी जितना 100 के नज़दीक होगा उतना अच्छा होगा। जैसे मान लो 90% है एफिकेसी, 80% एफिकेसी, 70% एफिकेसी। लेकिन नॉर्मल जो इन्वर्टर होता है उसकी अभी जो मार्केट में है वो नॉर्मल यूज़ के लिए, घर के यूज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, तो उसकी 80% एफिकेसी होती है। ठीक है, तो अब 80% एफिकेसी हमें इसका चाहिए। ये तो 812 VA का, 812.5 VA का लेंगे तो वो तो काम करेगा नहीं, ये तुरंत वॉट फिर कम जाएगा, हमारे ये 600 पे आ जाएगा। हमें तो 812 चाहिए। फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे हम, जैसे हमें पता है कि 80% एफिकेसी हमारे इन्वर्टर का है, तो मतलब 80 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.8। इन्वर्टर के लिए क्या होगा? सिंपल है, जो हमारा यहाँ पे वो ये VA आया है 812.5, इसको हम डिवाइड कर देंगे इस 0.8 से, क्योंकि 80% ही काम कर रहा है ना इन्वर्टर। तो 80% काम कर रहा है और हमें 812.5 VA चाहिए, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो इन्वर्टर की पावर कितनी चाहिए हमें, वो आ जाएगा, कितना है? वो आ जाएगा आपका 1015.625 मीन्स 1015.625 115.625 का अगर हम इन्वर्टर लेते हैं, इतने VA का हम अगर इन्वर्टर लेते हैं तो हमारा काम अच्छे से चल जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें इतने VA का इन्वर्टर मिलेगा। हमें इन्वर्टर मिलता है 800 का, 750 VA का, उसके बाद मिलता है कभी कोई सा इन्वर्टर तो 1050 का भी आता है, लेकिन नॉर्मली जो इन्वर्टर है वो आपका 1100 VA का आता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे VA मेरा इतना आ गया, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है 1100 VA तक का अगर मैं इन्वर्टर ले लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, कभी भी अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे कैलकुलेशन आ रहा है 750 VA, ठीक है मैं बता रहा हूँ, अगर कम लोड है तो 750 VA अगर आ रहा है, तो कभी भी आप 1100 का इन्वर्टर मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए कोई काम का नहीं होगा। क्योंकि जितना करंट ये चार्ज करने में ले लेगा, फिर उतना आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी लॉस है, आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर 750 VA है तो आप मैक्सिमम 800 VA तक का ले लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, या अगर 900 तक का आ गया तो तो देखिए, अगर 1000 तक का मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 1100 VA का इन्वर्टर। तो मेरे घर के लिए मेरे इस 650 वॉट लोड के अकॉर्डिंग मैंने इसका VA निकाला। इस VA का मैंने 80% इन्वर्टर काम करता है, तो 80% मैंने इसको लिया, तो इस हिसाब से मेरा 1100 VA, मतलब मेरे घर के लिए 1100 VA का इन्वर्टर बेस्ट रहेगा, अच्छे से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हो गया इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी बैटरी, ये इस वॉट के अकॉर्डिंग मुझे कितने का लेना था, 1100 VA का इन्वर्टर मैंने ले लिया। ठीक है, अब बैटरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बैटरी जो होता है वो AH में आती है, इसको बोलते हैं एम्पियर आवर। एम्पियर आवर का मतलब सिंपल है, अभी के लिए इतना ही समझिए कि
जैसे 1 एम्पियर आवर है, मतलब 1 घंटा चलाने पे वो 1 एम्पियर करंट अगर देंगे तो 1 घंटा चलेगा, सिंपल है। एम्पियर पर आवर एम्पियर, ये समझिए। तो एच बैटरी मिलती है एच के अंदर, जैसे आपको इन्वर्टर के अंदर मिलेगी 150 एच की बैटरी, 200 एच की बैटरी, 230 एच की बैटरी, ठीक है। ये सारा एच होता है, ये एम्पियर आवर को डिनोट करता है। तो 1100 VA का तो हमारा इन्वर्टर हो गया, लेकिन अब इस 650 वाट के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा बैटरी चाहिए जो कि इस इन्वर्टर के साथ कॉम्बिनेट करके मुझे अच्छा पावर सप्लाई दे सके। उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं हम बैटरी बैकअप। कैसा चाहिए आपको एएच में, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है लोड इनटू बैटरी बैकअप इन आवर्स। मैंने लिख दिया है बैटरी बैकअप इन आवर्स डिवाइडेड बाय वोल्टेज। वोल्टेज यहाँ पे लेना है हमेशा बैटरी का, मीन्स बैटरी वोल्टेज, बैटरी की वोल्ट कितनी है। कभी भी यहाँ पे आप अपना जो एसी सप्लाई आता है 220 वोल्ट या 230 वोल्ट, उसको यहाँ पे कभी भी डिवाइड नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे करेंगे 650। अब बैटरी बैकअप इन आवर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे कितने देर के लिए पावर कट होने के बाद फुल लोड के साथ अपने इन्वर्टर को चलाना है। मीन्स अगर फुल लोड है 650 वाट का जो फुल लोड मैंने दे रखा है, उस लोड को मुझे कितने देर तक के लिए चलाना है। जैसे अब पावर कट हो गई तो मैं मान के चलता हूँ नहीं, मुझे लगातार 3 घंटे पावर का बैकअप चाहिए। अगर मैं 3 घंटे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे इसको 3 कर देंगे डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज। बैटरी की जो वोल्टेज होती है इन्वर्टर के की जो बैटरी की वोल्टेज होती है वो नॉर्मली 12 वोल्ट की होती है। नॉर्मली क्या होती है 12 वोल्ट वो, ठीक है। आप कहीं भी देखेंगे तो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। कभी कभी जैसे पुराने टाइम में 6 वोल्ट का आता था तो 6 वोल्ट लोग कनेक्ट करके 12 वोल्ट से नीचे का इन्वर्टर का बैटरी नहीं काम करता है घरों के लिए। तो डिवाइडेड बाय 12, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो ये आ जाएगा बाई 12 162.5 एच। मीन्स अगर आप 162 मतलब 162.5 एच की बैटरी लेते हैं तो 650 वाट लोड के साथ आपका इन्वर्टर और ये बैटरी कॉम्बिनेट करके आपको 3 आवर का बैकअप देगा, ठीक है। ये है फंडा, सिंपल सा। अब 162 एच की तो बैटरी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे कि आप इसको ले लेंगे 200 एच का, मैक्सिमम 200 एच का। कभी भी ज़्यादा बड़ी बैटरी नहीं लगानी चाहिए। ज़्यादा बड़ी बैटरी लगाने से होगा क्या, आप बैटरी को पूरा डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। बैटरी को भी डिस्चार्ज करना ज़रूरी है, 100% डिस्चार्ज होगा नहीं। अप्रॉक्स आइडियल कंडीशन में अच्छे बैकअप के लिए बैटरी को 60 से 80% तक डिस्चार्ज करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं केवल चार्ज करते जा रहे, चार्ज करते करते उसका काम ही तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो 60 से 80% तक इसको डिस्चार्ज करना भी ज़रूरी है। इसी वजह से अगर आपकी कैलकुलेशन 162 पे आ रही है तो आप मैक्सिमम 200 एच तक की बैटरी लेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन 120 तक आ रही है या 110 तक आ रही है, मतलब 110 एच आवर अगर आ रही है, तो आप 150 एच का इन्वर्टर लेंगे, सॉरी 150 एच की बैटरी लेंगे, ठीक है। तो यही था इन्वर्टर्स का सिलेक्शन और बैटरी का सिलेक्शन। सिंपल सा है, नटशेल में मैं आपको बता देता हूँ। जितना भी आपके घर का लोड है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद उसमें 25% सेफ्टी फैक्टर देख लेंगे। सेफ्टी फैक्टर को उस जो पहले वाला वाट था उसमें ऐड कर देंगे। टोटल वाटेज आपका निकल जाएगा कि इतना वाट आपको चलाना है। उसके बाद पावर फैक्टर के लिए आप 0.8 से उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 0.8 जो है वो आइडियल पावर फैक्टर होता है। तो जैसे ही आप पूरे लोड को आप पावर फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद आपको वो मिल जाएगा VA, वोल्ट एम्पियर, क्योंकि इन्वर्टर जो है वो वोल्ट एम्पियर में आता है। तो वो आपका हो गया VA टोटल कि 1100 VA अगर आ गया या उसके आसपास आ गया 1010, 1015, 1050, तो 1100 VA जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी, तो 1100 VA का आप इन्वर्टर ले लेंगे। उसके बाद बैटरी सेलेक्ट करने के लिए सिंपल है, जो लोड है बैटरी एच में आती है, जो लोड है लोड को आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितने आवर का आपको बैकअप चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे, उससे, और उसको डिवाइड कर देंगे बैटरी के वोल्टेज से। बहुत सारे लोग यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं, वो डिवाइड कर देते हैं AC वोल्टेज से। ऐसा नहीं करना है, जो बैटरी वोल्टेज है उसको करना है, उससे आप उसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आपको उसका बैटरी का आवर मतलब एच अब निकल जाएगा, कितने एच की बैटरी आपके लिए रिक्वायर्ड है। बैटरी ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। अगर 162 आ रहा है आपका एच तो 200 की 200 तक ले लीजिए। अगर 120 130 आ रहा है तो आप उसको ले लीजिए 150 एच तक की। और अगर 200 से प्लस और बहुत ज़्यादा लोड है, अगर 200 से प्लस आता है तो 230 एम्पियर आवर की बैटरी आप ले लीजिए, अच्छे से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्वर्टर के साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उसको आप
चार्ज भी करते रहिए और डिस्चार्ज भी करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।